बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ लहू इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ इब्ने सफ़ी। रीना को अपाहज मेहमान की फ़िक्र खाई जा रही थी। पता नहीं वो इसके जहन के किस गोशे को कुरेद बैठा था। एक अजीब सी हमदर्दी और एक अजीब सा लगाव उससे महसूस करने लगी थी। इस वक्त नाश्ते के बाद वो उसे नौकरों की मदद से बैरूनी बरामदे में लाई और दोनों सर्दियों की धूप से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। दफतन एक पुलिस कांस्टेबल बरामदे के सामने आ रुका। उसने रीना को बड़े अदब से सलाम किया और फिर उसके मेहमान को देखने लगा। क्या बात? रीना ने टूटी फूटी उर्दू में शुरू किया। यहाँ कोई अब्दुल मन्नान है मेम साहब? उसने पूछा। हाँ मैं हूँ, मेहमान उठने की कोशिश करता हुआ बोला। ओह, तुम आराम से बैठे रहो, वो जल्दी से उठती हुई बोली और उसके शाने पकड़कर उसे फिर आराम कुर्सी की पुष्टगाह से टिका दिया। अब्दुल मन्नान साहब का समन है मेम साहब। अब्दुल मन्नान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। इधर लाओ। रीना ने हाथ बढ़ाकर कांस्टेबल से समन ले लिया। ओह, वो उस पर नजर डालते ही चौंक पड़ी। क्या बात है? अब्दुल मन्नान ने मुस्तरिबाना अंदाज में पूछा। तुम्हारी बीवी ने शादी की तनसीख के लिए अदालती चाराजोई की है। तुम्हें 28 जनवरी को अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। रीना बोली। नहीं। अब्दुल मन्नान ने सिसकी दी और दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। ओह, क्या हुआ तुम्हें? चलो दस्तखत करो इस पर, मैं सब देख लूंगी, रीना ने कहा और उसके चेहरे से हाथ हटाती हुई बोली। ऐसे हालात में तुम्हें भी इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए, रीना बोली। अब्दुल मन्नान ने कांपते हुए हाथों से समन की वसूलियाबी की और दस्तखत किए। सिपाही के चले जाने के बाद रीना ने कहा, वाकई बड़ी संदिल औरत है। वो कुछ ना बोला, आंखें बंद किए आराम कुर्सी पर पड़ा हुआ था। तुम कतई फिक्र ना करो, मैं हर तरह तुम्हारी मदद करूंगी, रीना बोली। मैं सोच भी नहीं सकता था, वो घुटी घुटी सी आवाज में बोला। मर्द बनो, तुम कैसे आदमी हो, रीना बोली। दिल के हाथों, अब्दुल मन्नान ने कहना चाहा। सब बकवास है, इज्जत नफ्स से ज्यादा और कोई चीज अहम नहीं होती, रीना बोली। मैंने सब कुछ उस पर कुर्बान कर दिया था, अब्दुल मन्नान बोला। तुमने आखिर अपनी ही कौम की किसी लड़की से शादी क्यों नहीं की? ये दोगली नस्लें खराब होती हैं, रीना बोली। हर नस्ल और कौम की औरत सिर्फ औरत होती है, लेकिन मुझे ये ना कहना चाहिए कि तुम तो बहुत ही मेहरबान खातून हो। मुझे आज तक कोई ऐसी रहमदिल लड़की नहीं मिली जैसी तुम हो। मैंने अपनी कौम की किसी लड़की से इसलिए शादी नहीं की थी कि उसे सिर्फ गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो बैक वक्त गम और गुस्से में वो मुब्तला होती है, लड़ती भी जाती है और रोती भी जाती है, और जब किसी बात का जवाब नहीं सूझता तो दोनों हाथों से सर भी पीटने लगती है, अब्दुल मन्नान ने कहा। खूब, लेकिन तुम्हारी एंग्लो बर्मीज बीवी तो तुम्हारे सर पीटने पर आमादा नजर आती थी, रीना हंस पड़ी। तुम क्या जानो, अब्दुल मन्नान चौंक कर बोला। इस रात मैंने कुफल के सुराख में से झांक कर सब कुछ देखा था, और अब्दुल मन्नान का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहती, रीना ने संजीदगी से कहा। कोई बात नहीं, अब्दुल मन्नान रूहान सा हो गया। रीना कुछ ना बोली, वो इसकी आंखों में गहरे गम की झलकियां देख रही थी। कोई बात नहीं, अब्दुल मन्नान रूहान सा हो गया। रीना कुछ ना बोली, वो इसकी आंखों में गहरे गम की झलकियां देख रही थी। थोड़ी देर बाद अब्दुल मन्नान ही बोला। वो खुद मेरी तरफ आई थी, महीनों मेरा ताकुब किया था। मुझसे कहती थी कि तुम मेरे ख्वाबों की शहजादे हो। मैं जिस किस्म के मर्द के ख्वाब देखती रही, वो सिर्फ तुम ही हो सकते हो। मुझे अपनी मंजिल मिल गई, और फिर शादी के बाद तुम तो खराटे लेते हो, चलते हो तो कूल्हे बहुत बेहुदा अंदाज में हिलते हैं। खराटों पर मेरा बस इसी तरह चल सका कि इसके सो जाने से पहले कभी ना सोया, लेकिन रफ्तार का बेढंगापन मेरे बस से बाहर था। फिर भी मैंने कोशिश की और ये रोग लगा बैठा, अब्दुल मन्नान बोला। वो खामोश होकर अपनी सुन्न हो जाने वाली टांग की तरफ को देखने लगा। मैं समझी नहीं, रीना उसकी आंखों में देखती हुई बोली। मैंने एक कमरे में चारों तरफ बड़े बड़े आईने लगवाए और इस तरह चलने की मशक करता था कि मेरे कूल्हे के हिलने का अंदाज बदल जाए। घंटों गुजर जाते और मैं थकता रहता। आखिर एक दिन अचानक बेहोश होकर गिर गया। फिर होश में आया तो ये टांग बिल्कुल बेजान हो चुकी थी, अब्दुल मन्नान बोला। ओह, तो ये इस तरह हुआ था। वाकई तुम बहुत मासूम हो, रीना ने कहा। रोशी मेरी जिंदगी में पहली औरत थी, अब्दुल मन्नान बोला। नामत लो उस बेहुदा औरत का, रीना ने कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि अब क्या होगा, अब्दुल मन्नान बोला। तुम अदालत में जाओगे और उसे तलाक दे दोगे, रीना ने कहा। नहीं, उसे भी दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। रीना को न जाने क्यों इसके इस रवैये पर गुस्सा आ गया और उसने कहा, अच्छी बात है, तो जाओ जहन्नम में। और फिर वो बरामदे से उठकर अंदर आ गई।
उसे कुछ देर बाद शहर जाना था। पिछली शाम ट्रांसमीटर पर उसके चीफ एवन ने उसे एक आदमी के पास पहुंचने की हिदायत की थी। वो आदमी उसे अपने भाइयों की मदद की तलाश में मदद देने वाला था। शहर की तरफ रवाना होने से पहले वो एक बार फिर अब्दुल मन्नान के पास आई और इससे इसकी बीवी का पता पूछा। क्या तुम उससे मिलोगी? हाँ, रीना बोली। देखो, शायद मान जाए, वो ठंडी सांस लेकर बोला। मैं तुमसे उसका पता मांग रही हूँ, फजूल बातों में वक्त ज़ाया ना करो, रीना ने कहा। उसने कागज़ के एक टुकड़े पर पता लिखकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसे कह देना कि मुझे इसका हर सितम गवारा है, लेकिन इस तरह ये तजलील ना करे। अदालत से दरख्वास्त वापस ले ले, अब्दुल मन्नान बोला। रीना की झंझिलाहट बढ़ गई, लेकिन वो खामोश ही रही और पता इससे लेकर गाड़ी में आ बैठी। खुद ही ड्राइव करती थी और कभी कभी शहर भी जाया करती थी, लेकिन आज के सफ़र में फ़र्क था। चीफ की तरफ से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की हिदायत मिली थी। खुसूसियत से उसे इस बात पर ध्यान रखना था कि कहीं उसका ताक़ुब तो नहीं किया जाता। उसे शहर में किसी मिस्टर क्रिस्टोपाउल से मिलना था। आज पहली बार वो अपने चीफ के लिए कोई काम करने बाहर को निकली थी, वरना इसके फ़राइज़ इससे आगे कभी नहीं बढ़े थे कि चीफ से कोई पैगाम सुनकर अपने भाइयों तक पहुंचा दे। शहर पहुंचकर क्रिस्टोपाउल्स को तलाश करने में तो कोई दुश्वारी पेश नहीं आई, क्योंकि वो एक मशहूर शाहराह पर वाक़ई इमारत में रहता था। वो कुछ अजीब सा आदमी साबित हुआ। था तो किसी मगरबी मुल्क का बाशिंदा, लेकिन इतने अजीमुशान ड्राइंग रूम में इसकी शख्सियत मखमल में टाट का पेवन लग रही थी, जिस पर खाना बदोशों जैसा ऊट पटांग लिबास था और आंखों पर तारीक शीशों की ऐनक। मिस डिक्सन, मुझे तुम्हारे भाइयों की तलाश में मदद देनी है, उसने इससे मुसाफा करते हुए कहा। इसका हाथ रीना को ऐसा लगा जैसे इसमें बरकी रो निकलकर इसके सारे जिस्म को झंझोड़ गई हो। जी हाँ मिस्टर पॉल्स, प्लीज़, मैं उनके लिए बेहद परेशान हूँ, वो हिकलाई। तुम यहाँ कब से हो मिस डिक्सन? पॉल्स ने पूछा। रीना ने इसे मुद्दत क़याम बताई और उससे कहा, मेरा ख्याल है कि तुमने इस अरसे में कुछ मकामी दोस्त भी बनाए होंगे। ऐसा तो नहीं हुआ, रीना बोली। होना चाहिए था। खैर, पॉल्स ने कहा और शायद किसी सोच में गुम हो गया। लेकिन ठहरिए, रीना थोड़ी देर बाद बोली, इस बेचारे को भी दोस्त ही समझना चाहिए। किस बेचारे का जिक्र कर रही हो? क्रिस्टोपाउल्स चौंक कर बोला। रीना ने मुनासिब समझा कि उसे अब्दुल मन्नान की कहानी सुना दे। क्रिस्टोपाउल्स बड़े सुकून से सुनता रहा। आंखों पर स्याह शीशों की ऐनक होने की बिना पर जज्बाती तगय्युर का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। रीना के खामोश होने पर बोला, लाओ देखूं तो उसकी बीवी का पता। रीना ने अपनी नोटबुक पर्स से निकालकर उसकी तरफ को बढ़ा दी। नीलम पैलेस। क्रिस्टोपाउल्स नोटबुक के सफ़े पर नज़र दौड़ाते ही चौंक पड़ा। चंदला में खामोश रहा, फिर बोला, ये तो शहर की मशहूर इमारतों में से एक है। ठहरो, मैं देखता हूँ। वो उठकर एक अलमारी के करीब पहुंचा। अलमारी की बनावट से मालूम होता था कि इसके खाने हरूफ तहज्जी के एतबार से इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि खानों पर ए से जेड तक सारे हरूफ बिलतरतीब लिखे हुए थे। उसने एन के खाने की दराज खोली। उसमें से इंडेक्स कार्ड रखे नजर आए। वह इन कार्डों को उलटता पुलटता रहा, फिर एक कार्ड निकालकर उस पर नजरें जमाए हुए बड़बड़ाया। नीलम पैलेस, प्रिंस अब्दुल मन्नान की मलकियत। प्रिंस अब्दुल मन्नान, साबिक वाली रियासत। ओह, तो ये अब्दुल मन्नान। वो रीना की तरफ को मुड़ा। वो उसकी बड़बड़ाहट वाज़ेह तौर पर सुन चुकी थी। तो तुम इसकी बीवी से मिलने का इरादा रखती हो? उसने रीना से पूछा। ख्याल तो यही था, अब जैसा आप कहें। तुम उससे ज़रूर मिलो और कोशिश करो कि उन दोनों में अलहदगी हो जाए, पॉल्स ने कहा। बड़ी अजीब बात है, रीना बोली। क्यों? पॉल्स बोला। आपको इससे क्या दिलचस्पी हो सकती है? रीना ने कहा। चीफ की स्कीम के मुताबिक हो सकती है। हमें कुछ मकामी जी हैसियत लोगों से मेलजोल पैदा करना था। चलो इब्तिदा तुम ही से हो जाए, पॉल्स बोला। लेकिन मेरे भाई, रीना ने कहा। मिस डिक्सन, क्रिस्टोपाउल बेहद नरम लहजे में बोला, मुझे हुक्म मिला है कि तुम्हारे भाइयों को तलाश करूं। ये मेरा काम है और तुम यकीन करो कि वो जिंदा हैं, पॉल्स बोला। ये कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने उन पर हाथ डाला है? रीना ने कहा। किसी दूसरे मुल्क के एजेंट। दोनों का मफाद एक ही हो सकता है, पॉल्स बोला। क्या ये मुमकिन नहीं कि यहीं की पुलिस? रीना ने कहा। नहीं मिस डिक्सन, क्रिस्टोपाउल्स हाथ उठाकर बोला। यहाँ की पुलिस भी अगर हमारी तरफ मुतवज्जा हुई है तो उसमें इन्हीं लोगों का हाथ है। वो चाहते हैं कि हम पर दो अतराफ से हमला हो और हम रोशनी में आ जाएं। तुम्हारे भाइयों को भी वही लोग लेकर गए हैं। इनसे पूछगछ करके चीफ तक पहुंचाना चाहते हैं, पॉल्स ने कहा। लेकिन चीफ को तो कोई भी नहीं जानता, वो दोनों तशद्दुद का शिकार होते रहेंगे, रीना ने कहा। ये ना भूलो कि हम अपने मुल्क की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, पॉल्स बोला। रीना ने तवील सांस ली और दूसरी तरफ को देखने लगी। क्रिस्टोपाउल्स थोड़ी देर बाद फिर बोला, यहाँ के हुकाम को भी तुम्हारे भाइयों से मुतालिक तशवीश है।
पुलिस की स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर उनकी तलाश में हैं, पॉल्स ने कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, रीना बोली। लिहाजा जब अपनी समझ में कुछ ना आए तो दूसरों के मशवरे कबूल करने में हिचकिचाहट ना होनी चाहिए, पॉल्स बोला। मैं आपके पास क्यों भेजी गई हूँ, रीना ने पूछा। फिलहाल महज जान पहचान पैदा करने के लिए, पॉल्स बोला। फिर क्रिस्टो पॉल्स ने खुद ही आधे घंटे बाद उसे रुखसत कर दिया और अब इसकी गाड़ी नीलम पैलेस की तरफ जा रही थी। इसके जहन में खौफ की वो लर्जिशें अब भी मौजूद थीं जिनका ताल्लुक क्रिस्टो पॉल्स की शख्सियत से था। रीना इससे खासी मरूब हुई थी। वो कोशिश करने लगी कि अपने जहन से इन तासुरात को झटक दे। इस खौफजदगी से कता नज़र करके भी एक अजीब सा एहसास इसके शऊर पर मुसल्लत होता जा रहा था। जब तक वो अपने इस कौमी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकली थी, इससे मुतालिक बड़े खुशगवार तसव्वुरात रखती थी। लेकिन आज क्रिस्टो पॉल्स से गुफ्तगू करने के बाद इस कौमी जोश भी किसी कदर इज़्महलाल पैदा हो गया था। वो अपनी जहनी कैफियत को कोई वाज़ेह नाम ना दे सकी। नीलम पैलेस के फाटक पर पहरा देने वाले मुसल्ला संतरी ने अलर्ट होकर उसे गाड़ी रोकने का इशारा किया। गाड़ी रुकने पर वो करीब आया और नहायत शस्ता अंग्रेजी में उससे उस तरफ आने का सबब दरियाफ्त करने लगा। मैं प्रिंस की बीवी से मिलना चाहती हूँ, रीना ने कहा। क्या उन्हें इल्म है कि आप तशरीफ़ लेंगी, संतरी ने कहा। नहीं, रीना बोली। तो फिर मुझे अफसोस है कि आप ना मिल सकेंगी, संतरी बोला। ये बेहद ज़रूरी है, मुझे प्रिंस ने भेजा है, रीना ने कहा। आप कहीं से भी तशरीफ़ लाई हो मोहतरमा, मादाम अपॉइंटमेंट के बगैर किसी से भी नहीं मिलती, वो बोला। मैं फौरी तौर पर अपॉइंटमेंट चाहती हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रीना ने पूछा। संतरी किसी सोच में पड़ गया, फिर बोला। अच्छा ठहरिए, मैं फ़ोन पर सेक्रेटरी से गुफ्तगू करता हूँ। क्या नाम बताऊँ आपका मोहतरमा? रीना डिक्सन। तुम इन्हें बताओ कि मैं प्रिंस का एक पैगाम लाई हूँ, रीना बोली। संतरी फाटक से मुल्हका केबिन में दाखिल हुआ। दफतन रीना ने सोचा कि अपॉइंटमेंट ना मिले तो बेहतर है। वो इन लोगों के उस तस्को एहतशाम के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब उसे प्रिंस अब्दुल मन्नान पर सचमुच गुस्सा आने लगा था। इस पाए का आदमी और इतनी घटिया किस्म की अज़दवाजी ज़िंदगी बसर कर रहा है। अपने मुल्क के इतने दौलतमंद आदमी तक ताज़िंदगी इसकी रसाई ना हो सकती, और ये अब्दुल मन्नान कितनी बेबसी से इसके रहमो करम पर खुद उसकी छत के नीचे एड़ियाँ रगड़ रहा था। बेचारा अब्दुल मन्नान, गुस्से के बावजूद उसे उस पर तरस आया। इतने में संतरी भी आ गया और पुरतासुफ लहजे में बोला। मुझे अफसोस है मोहतरमा, मादाम अपनी ख्वाबगाह में हैं, इनके आराम में खलल नहीं डाला जा सकता। खैर फिर सही, रीना ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा और इंजन स्टार्ट कर दिया। कुछ देर बाद वो अपने ठिकाने की तरफ वापस जाते हुए सोच रही थी कि अब्दुल मन्नान का छुटकारा उस औरत से होना ही चाहिए। क्रिस्टो पॉल स्टीव ही का नुमाइंदा तो था, उसकी भी यही ख्वाहिश है कि उन दोनों में अलहदगी हो जाए। पता नहीं ये अब्दुल मन्नान किस किस्म का आदमी है। अगर सचमुच वो अपनी बीवी को इतना ही चाहता है तो फिर कदीम इश्किया दास्तानों पर यकीन ना कर लेने की क्या वजह हो सकती है। क्रिस्टो पॉल्स ने उसे 3 मुख्तलिफ फ़ोन नंबर्स दिए थे कि वो जब चाहे उसे इन नंबरों पर मुतला कर सकती है। रीना ने सोचा क्यों ना शहर ही के किसी टेलीफोन बूथ से उसको मुतला भी कर दे कि प्रिंस की बीवी उसे उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। एक जगह गाड़ी रोककर वो उतरी। सामने ही एक ड्रग स्टोर था। उसके फ़ोन पर क्रिस्टो पॉल्स के दिए गए नंबर डायल करना शुरू कर दिए। वो दूसरे नंबर पर मिल गया। रीना ने उसे बताया कि वो मादाम रोशी से नहीं मिल सकी। तुम उसे संभाले रखो जो तुम्हारे कब्जे में है, बकिया मामलात मैं खुद देखूंगा, उसकी दिलजोई करो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। अच्छा, रीना ने तवील सांस ली और रिसीवर रख दिया। घर पहुंची तो मुलाजिम ने बताया कि देर से एक आदमी मेहमान के कमरे में है और कभी कभी दोनों जोश में आकर ऊंची आवाज़ों में गुफ्तगू करने लगते हैं। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बोल्ट कर दिया गया था। इन दोनों की आवाज़ें बाहर भी सुनाई दे रही थीं, लेकिन मौजूद गुफ्तगू रीना की समझ में ना आ सका। इसने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से फौरी तौर पर खामोशी छा गई। फिर कदमों की चाप सुनाई दी। दरवाज़ा खुला। मैं माफ़ी चाहता हूँ मोहतरमा, दरवाज़ा खोलने वाले ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा। आप गालिबन प्रिंस के मेज़बान हैं। फिर वो एक तरफ को हट गया और रीना अंदर दाखिल हुई। सामने आरामदेह कुर्सी पर प्रिंस नजर आया। उसके चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे। मादाम रोशी से मुलाकात नहीं हो सकी, रीना ने प्रिंस से कहा। इतने में दूसरा आदमी आगे बढ़कर बोला, मैं मादाम रोशी का वकील हूँ। वो इस सिलसिले में किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहती। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रीना की लहजे में झिंझिलाहट थी। मैं प्रिंस से गुफ्तगू कर रहा था। किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं हो सकती, रीना बोली। मैं नहीं समझा मोहतरमा, वकील के लहजे में हैरत थी। प्रिंस के वकील की अदम मौजूदगी में किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं हो सकती, रीना बोली। लेकिन प्रिंस को इस पर कोई एतराज़ नहीं मोहतरमा, वकील बोला। मुझको एतराज़ है, ये मेरे मेहमान हैं, तुम फ़ौरन यहाँ से चली जाओ। प्रिंस ने समन ले लिया है, अब अदालत ही में सारे मामलात तय होंगे, रीना ने कहा।
लेकिन प्रिंस तो कह रहे थे, वकील ने कहना चाहा। प्रिंस कुछ भी नहीं कह रहे थे। प्रिंस बीमार हैं। इस किस्म की बातें उनके आसाब पर बुरा असर डाल सकती हैं, रीना ने कहा। वकील ने प्रिंस की तरफ को देखा। मैं कुछ नहीं जानता, प्रिंस भराई हुई आवाज में बोला। लेकिन अभी तो आप, वकील ने कहना चाहा। बस, बाहर चलो, इस कमरे में कोई बात नहीं हो सकती, रीना हाथ उठाकर चीखी। आपने तौहीन करी है मोहतरमा, वकील बोला। तुम जाते हो या नौकरों को आवाज दूं? रीना बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गई। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, वो दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। लेकिन शायद आपको भी अदालत में हाजिर होना पड़े, वकील बोला। रीना सख्ती से होंठ भींचे उसे घूरती रही। वो बाहर चला गया। इसके बाद वो कमरे से निकली थी। उसको शिद्दत से गुस्सा आया था। बुरी तरह हाँफ रही थी। वकील वहां से रुखसत हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो फिर प्रिंस के कमरे में आई। प्रिंस की आंखें बंद थीं। वो आरामदेह कुर्सी पर पड़ा हुआ था। मुझे अफसोस है, मेरी अदम मौजूदगी में तुम्हें परेशानी हुई, रीना बोली। प्रिंस ने चौंक कर आंखें खोल दी और उसे रहम तलब नजरों से देखे जा रहा था। गहरे गम की परछाई उसके चेहरे पर लरस रही थी। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, आखिरी सांसों तक मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, रीना ने कहा और इसके शाने पर हाथ रख दिया। दो मोटे मोटे कतरे प्रिंस की आंखों से ढलक गए। यकबैक रीना को फिर गुस्सा आ गया और वो पैर पटक कर बोली, पता नहीं तुम कैसे आदमी हो, मुझे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया, प्रिंस ने भराई हुई आवाज में कहा और कुर्सी से उठ गया। अरे, रीना मुतहिराना अंदाज में पीछे हटी। यही तो मेरी बदनसीबी है। चलो बैरूनी दरवाजे में बैठे, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला। चलो, वो उसे घूरती हुई हिकलाई। इसका इस तरह अचानक अपने पैरों पर चल पड़ना मुआवजा ही हो सकता था, क्योंकि आज सुबह दो नौकरों की मदद से वो बैरूनी बरामदे में लाया गया था। नौकर भी उसे बड़ी हैरत से देखते रहे। बरामदे में पहुंचकर वो एक कुर्सी पर बैठ गया। रीना खामोश खड़ी थी। तुम भी बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताऊं कि ये सब कुछ क्यों कर हुआ, प्रिंस हाथ हिलाकर बोला। रीना बैठ गई। इस नाहंजार की एक बात पर मुझे इस शिद्दत से गुस्सा आया कि मैं इस पर झपट पड़ा। यकीन करो, इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे मैं कभी किसी तकलीफ में मुब्तला ना रहा हूँ। और फिर उसे मौका मिल गया। ब्लैकमेलर, कुत्ता, प्रिंस बोला। किस बात का मौका मिल गया, रीना ने पूछा। वो कहने लगा कि मैं अचानक अपाहिज हो जाने की एक्टिंग करता हूँ। अब तो मादाम रोशी का केस और भी मजबूत हो गया, अब्दुल मन्नान ने कहा। लेकिन वो आया क्यों था, रीना ने पूछा। ये मेरी बदनसीबी की एक लंबी दास्तान है, अब्दुल मन्नान बोला। अब अगर तुमने अपने लिए लफ्ज बदनसीबी का इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, रीना बोली। और वो आगे से कुछ ना बोला। रीना ने कुछ देर बाद फिर कहा, मैं तुम्हारा महल देख आई हूँ। इतने दौलतमंद होने के बावजूद भी तुम बाहिम्मत नहीं हो, मुझे अफसोस है। वो औरत में ही कमजोरी है, अब्दुल मन्नान ने कहा। बकवास है, तुमने फर्ज कर लिया है, वह में मुब्तला हो। सिर्फ वही औरत तुम जैसे मर्द की कमजोरी हो सकती है जो तुम्हें शिद्दत से चाहती है, रीना ने कहा। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता, अब्दुल मन्नान बोला। वो क्यों आया था, रीना ने पूछा। रोशी का पैगाम लाया था। कह रहा था कि वो अदालत से अपनी दरख्वास्त वापस ले सकती है, बशर्त यह कि मैं अपना एक कारखाना इसके भाई के नाम मुंतकिल कर दूं, अब्दुल मन्नान ने कहा। अब तक इस किस्म के कितने सौदे हो चुके हैं, रीना उसे घूरती हुई घुर्राई। नहीं नहीं, इसे सौदेबाजी ना समझो, वो दर्दनाक लहजे में बोला। तुम मेरे सवालात का सिर्फ जवाब दो प्रिंस, रीना ने कहा। मैं तो ये समझता था कि मेरे पास जो कुछ है उसी का है। बहरहाल मैं उसे बहुत कुछ दे चुका हूँ, अब्दुल मन्नान बोला। तो फिर तुम इस बात पर तैयार हो गए थे? मेरी दुश्वारियों को समझने की कोशिश करो अच्छी लड़की, अब्दुल मन्नान बोला। रीना किसी सोच में पड़ गई, फिर उसे बगौर देखती हुई बोली। तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पर आया था कि तुम इस साख्ते पर झपट पड़े, रीना ने कहा। वो दूसरी बात थी, प्रिंस ने भराई हुई आवाज में कहा और नजरें नीची कर ली। तुम मुझे सब कुछ बताओ, रीना बोली। उसने मुझे धमकी दी थी, अब्दुल मन्नान ने कहा। किस किस्म की धमकी, रीना बोली। उसे कहा था कि इसने रोशी के लिए बहुत सी खिदमात अंजाम दी हैं और वो सही मायनों में उसका म्यार है। हो सकता है तुझसे गुलू खलासी के बाद वो उसी से शादी करे, अब्दुल मन्नान बोला। आहा, तो ये जोश रकाबत था जिसे तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, रीना जहरीले लहजे में बोली। जो भी समझो, वो मुर्दा सी आवाज में बोला। इधर मेरी तरफ देखो, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। इस केस को अदालत में जाने दो। हाँ, क्या तुम नीलम पैलेस भी उसके नाम मुंतकिल कर चुके हो, रीना ने पूछा। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, अब्दुल मन्नान बोला। अंदाजन वो अब तक तुमसे कितना वसूल कर चुकी होगी, रीना ने पूछा। 10 लाख कैश और 2 कारखाने, अब्दुल मन्नान बोला।
खुदा की पनाह, इसका ये मतलब हुआ कि तुम करीब करीब कंगाल हो चुके हो? रीना ने पूछा। कंगाल? नहीं तो। भला इतने में कोई कंगाल क्यों कर होने लगा? वो अहमकाना अंदाज में हंसकर बोला। क्या तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त नहीं था जो तुम्हें उसके चंगल में ना फंसने देता? रीना ने पूछा। पता नहीं तुम कैसी बातें कर रही हो। भला इसमें फंसने फंसाने की क्या बात है? मैंने उसे चाहा था, उससे शादी की थी, फिर इसके मुतालबात पूरे करता रहा। कौन है इस दुनिया में जिसे दौलत की ख्वाहिश ना हो? कौन नहीं चाहता कि उसके आज़ा बेहतर तौर पर जिंदगी बसर ना करें? वो चाहती है कि उसकी ज़ात से उसके आज़ा को फ़ायदा पहुंचे। कितनी उम्दा स्पिरिट है उसके दिल में, इंसानियत का दर्द है। एक कारखाना उसने अपने एक लंगड़े खालू को दिलवा दिया, और एक कारखाना अपने बूढ़े बाप को, अब्दुल मन्नान ने कहा। रीना उसे इस तरह देखी जा रही थी जैसे वो कोई अजूबा हो। कम अज़ कम इस दुनिया की मखलूक तो हरगिज़ ना हो। तुमसे बात करना ही फजूल है, वो तवील सांस लेकर बोली। लेकिन यकीन करो कि एक दिन वो तुम्हें बिल्कुल कंगाल कर देगी, रीना ने कहा। अरे ऐसा नहीं। ऐसा भी क्या? अब्दुल मन्नान ने कहा। अच्छा तो सुनो, तुम सचमुच बिल्कुल अहमक हो, इसी काबिल हो कि लोग तुम्हारी खाल उतार दें। मेरी तरफ देखो, औरत को सिर्फ औरत ही पहचान सकती है, मर्द नहीं। तुम उसे जज्बात की आंख से देखते हो, अकल की कसौटी पर नहीं परख सकते, रीना ने कहा। हाँ ये बात तो है। मैं सोचता हूँ कि मुझे अकल इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। वो खुद ही बहुत बड़ी दानिशमंद है, वो भोलेपन से बोला। वाकई दानिशमंद है, वो जहरखान लहजे में बोली। अपने बच्चे के साथ ही साथ तुम जैसे बालिग का बोझ भी कंधों पर उठाए हुए हैं। मैं क्या करूं, मेरी बातें किसी की भी समझ में नहीं आती, सिर्फ वही समझ सकती है, अब्दुल मन्नान ने कहा। अच्छा अब्दुल मन्नान, अब तुम खामोश रहो, रीना बोली। वो भी आखिरकार यही कहने लगती है। मैं क्या करूं, अब्दुल मन्नान ने पूछा। इतने में वकील की गाड़ी फिर आती दिखाई दी, बरामदे के करीब ही आकर रुकी थी। एक बात तो रह गई प्रिंस, वो गाड़ी से उतरता हुआ बुलंद आवाज में बोला। मुझे भी एक बात कहनी थी। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, रीना ने हाथ हिलाकर कहा। वो बरामदे के करीब पहुंच चुका था, लेकिन रीना की तरफ मुतवज्जा ना हुआ। प्रिंस, मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि मैंने मादाम रोशी को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश नहीं की, वो खुद ही, वकील ने कहना चाहा। शट अप, प्रिंस दहाड़ता हुआ उठ गया। वकील को जुमला पूरा करने दो, रीना ने उसके दोनों हाथ पकड़कर आराम कुर्सी पर धकेलते हुए कहा। हाँ वकील, तुम क्या कहना चाहते हो? ये मादाम रोशी की पेशकश है कि वो प्रिंस से छुटकारा पाने के बाद मुझसे शादी करेंगी, वकील ने कहा। प्रिंस ने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। इसका चेहरा सुर्ख हो गया। रीना हंस पड़ी और वो कहर आलूद नजरों से उसे घूरने लगा। बस अब मैं चला, वकील वापसी के लिए मुड़ता हुआ बोला। ठहरो, रीना हाथ उठाकर बोली। रोशी से कह देना कि मैं और प्रिंस पुराने दोस्त हैं। कई साल हुए हमारी मुलाकात फ्लोरेंस में हुई थी। मैं प्रिंस को पसंद करती हूँ, लिहाजा से रोशी से छुड़ा देने में अपना सारा जोर सर्फ कर दूंगी, और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, रीना ने कहा। ये बात है, वकील बोला। बिल्कुल। रीना ने प्रिंस के चेहरे पर बेबसी के आसार देखे। ऐसा मालूम होता था जैसे शिकारियों के दरमियान खड़ा हुआ कोई चौपाया तन बतकदीर हो गया हो। वकील ने एक बार गौर से रीना को देखा और चुपचाप गाड़ी में जा बैठा। और फिर जब इसकी गाड़ी वापसी के लिए मुड़ रही थी तो प्रिंस कर रहा। तुम नहीं समझ सकती कि क्या कर गुजरी हो। तुम अब किसी मामले में कतई नहीं बोलोगे, समझे? मैं इन दोगली औरतों से निपटना खूब जानती हूँ, रीना ने कहा। दोगली? प्रिंस ने खौफजदा लहजे में दोहराया। हाँ दोगली। अगर वो सिर्फ अंग्रेज या खालिस बर्मीज होती तो इससे ऐसी हरकत सरजद ना होती, रीना ने कहा। और प्रिंस थूक निकलकर मुंह चलाने लगा। मैं सचमुच तुम्हें चाहने लगी हूँ, वो इसकी आंखों में देखती हुई बोली। बस यही ना कहो, प्रिंस जोर देने वाले अंदाज में बोला। क्यों? रीना ने पूछा। मुझे इस किस्म के अल्फाज जहर लगने लगे हैं। वो भी इब्तिदा में इसी किस्म की बातें किया करती थी, अब्दुल मन्नान ने कहा। इधर देखो, मेरी तरफ। क्या वो मुझसे ज्यादा हसीन है? नहीं, अब्दुल मन्नान बोला। तो फिर? रीना ने पूछा। मेरी समझ में नहीं आता, अब्दुल मन्नान बोला। क्या समझ में नहीं आता? रीना ने कहा। मैं कुछ देर के लिए तन्हाई चाहता हूँ, अब्दुल मन्नान बोला। तन्हाई? ताजुब है कि तुम्हें आज तक तन्हाई का एहसास नहीं हुआ। तुम इस वक्त भी तन्हा हो, मेरी मौजूदगी में भी, रीना ने कहा। वो सर उठाए हवन्नकों की तरह उसे देखता रहा। फिर रीना वहां से चली गई। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।